दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आप शर्लॉक होम्स की कहानियों का पूरा कलेक्शन ऑलरेडी सुन चुके हैं। यानी शर्लॉक होम्स ने जो भी केसेस सॉल्व किए, उन सब की कहानियां आपको पता है। आज मैं आपको सुनाती हूँ खुद शर्लॉक होम्स के जन्म की कहानी। यानी शर्लॉक होम्स नाम के किरदार का जन्म कैसे हुआ और वो अस्तित्व में कैसे आया। और यकीन मानिए, ये कहानी भी उतनी ही इंटरेस्टिंग है जितनी कि शर्लॉक होम्स का कोई भी केस होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस किरदार को गढ़ा था सर आर्थर कॉनन डॉयल ने। वो पेशे से एक डॉक्टर थे। इंग्लैंड के एडिनबर्ग में 22 मई 1859 को कॉनन डॉयल का जन्म हुआ। उन्होंने वहाँ के स्टोनीहर्स्ट कॉलेज से अपनी शुरू की शिक्षा पूरी की और फिर एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी से मेडिकल की डिग्री ली। इंग्लैंड के साउथ सी में वो 1882 से 1890 तक डॉक्टर के तौर पर काम करते रहे। उस समय के दौरान एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था बोअर युद्ध। उसमें भी उन्होंने एक सर्जन के रूप में हिस्सा लिया था। लेकिन उनको लगातार ये महसूस होता था कि डॉक्टरी का काम उनके लिए नहीं है। उनका दिलो दिमाग किन्हीं और ही विचारों में खोया रहता था। और फिर इसी तरह से एक दिन उनकी कलम ने शर्लॉक होम्स नाम के एक करिश्मे को जन्म दिया। ये एक शौकिया जासूसी कैरेक्टर था। उसके ऊपर लिखी उनकी एक लंबी कहानी अ स्टडी इन स्कारलेट धारावाहिक रूप में इंग्लैंड की एक पत्रिका स्ट्रैंड मैगजीन में पब्लिश हुई। इसका पहला एपिसोड पब्लिश हुआ था 1887 में। ये कैरेक्टर बहुत ही शांत था, प्रतिभाशाली था और तर्क और बुद्धि से संपन्न था। और इसने देखते ही देखते बहुत ही कम समय में पूरी दुनिया में अपार लोकप्रियता हासिल कर ली। ये कहानी धारावाहिक के रूप में प्रकाशित होती रही और पढ़ने वालों को हैरान करती रही। पाठक उस काल्पनिक चरित्र के कारनामों में खोते चले गए। और यहाँ पर यह तो बताने की ज़रूरत ही नहीं कि उस जासूस का नाम था शर्लॉक होम्स और उसका खास दोस्त था डॉक्टर जॉन वॉटसन। और जिस वक्त उन्होंने ये कैरेक्टर गढ़ा था, उस समय उनकी उम्र थी सिर्फ 28 साल। उनके इस कैरेक्टर को इतनी कामयाबी मिली कि आखिरकार 1892 के बाद उन्होंने अपने डॉक्टरी के पेशे को पूरी तरह से अलविदा कह दिया। शर्लॉक होम्स के ऊपर उन्होंने कुल 68 कहानियाँ लिखीं। इनमें से 4 थे नॉवल, अ स्टडी इन स्कारलेट, द साइन ऑफ फोर, द हाउंड ऑफ बास्करविल और द वैली ऑफ फियर। इसके अलावा उन्होंने छोटी छोटी कहानियों की एक लंबी सीरीज भी लिखी, जिसको बाद में द एडवेंचर्स ऑफ शर्लॉक होम्स के नाम से 5 अलग अलग खंडों में प्रकाशित किया गया। उस टाइम शर्लॉक होम्स की लोकप्रियता का आलम कुछ ऐसा था कि लंदन में बेकर स्ट्रीट इर्रेगुलर्स के नाम से एक क्लब बनाया गया। इस क्लब में शर्लॉक होम्स के द्वारा सॉल्व किए गए केसों का बड़ी ही गंभीरता से अध्ययन किया जाता था। खुद कॉनन डॉयल इस संस्था से काफ़ी टाइम तक जुड़े रहे। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि एक बार उन्होंने हत्या के एक आरोपी ऑस्कर स्लेटर नाम के आदमी का मुकदमा फिर से खुलवाया और हत्या के झूठे आरोप से उसे मुक्त करवाने में उसकी पूरी हेल्प की। बीच में एक कहानी में उन्होंने होम्स की जीवन लीला को समाप्त कर दिया, क्योंकि तब तक वो इसे लिखते लिखते थोड़ा बोर हो चुके थे। लेकिन उनके ऐसा करते ही हर तरफ तहलका मच गया। लोगों ने उनके घर के बाहर प्रदर्शन करने शुरू कर दिए। उनको जान से मार देने की धमकियां तक मिलने लगी। तब आखिरकार हार कर उन्होंने द रिटर्न ऑफ शर्लॉक होम्स नाम की कहानी में होम्स को फिर से जिंदा किया। और मज़े की बात यह है कि आज इतने साल गुजर जाने के बाद भी होम्स की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। और भी बहुत सारे राइटर्स ने बहुत सारे जासूसों पर बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, लेकिन नंबर 1 पर पहले भी होम्स था और आज भी होम्स ही है। सर डॉयल ने होम्स के अलावा कुछ और भी किताबें लिखी हैं। मीकाह क्लार्क 1888 में, द वाइट कंपनी 1890 में, रॉडनी स्टोन 1896 में और सर नाइजेल 1906 में। इन किताबों को लोगों ने पसंद तो किया, लेकिन शर्लॉक होम्स जैसी बात ये पैदा नहीं कर पाई। उन्होंने एक नाटक भी लिखा था अ स्टोरी ऑफ वाटरलू 1894 में। ये भी लोकप्रिय तो काफ़ी हुआ, लेकिन फिर वही होम्स की बराबरी ये भी नहीं कर पाया। सर डॉयल को विज्ञान में भी काफ़ी इंटरेस्ट था और उन्होंने विज्ञान पर आधारित कुछ किताबें भी लिखीं। इनमें से एक थी द लास्ट वर्ल्ड, जो 1912 में लिखी गई थी। 1894 में उन्होंने बायोग्राफी स्टाइल में एक दूसरा नॉवल भी लिखा था, जिसका नाम था द स्टार्क मनरो लेटर्स। बोअर के युद्ध में उनके जो अनुभव थे, उनको उन्होंने कलमबद्ध किया किताबों में, जिनमें से एक का नाम था द ग्रेट बोअर वॉर, जो सन 1900 में लिखी गई थी
और दूसरी थी द वॉर इन साउथ अफ्रीका, इट्स कॉजेज एंड कंडक्ट। ये लिखी गई थी 1902 में। सर 1902 में ही सर डॉयल को सर की उपाधि से नवाजा गया। जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो उसके दौरान जो ब्रिटिश सैनिक मारे गए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उन्होंने एक और किताब लिखी जिसे 6 खंडों में पब्लिश किया गया था। नाम था हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश कैंपेन इन फ्रांस एंड पलैंडर्स। इस युद्ध में सर डॉयल के बड़े बेटे की मौत हो गई। उसके बाद वो पूरी तरह से अध्यात्म की तरफ मुड़ गए। इसका प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका का दौरा भी किया। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में उन्होंने सिर्फ अध्यात्म पर ही लिखा। उस समय की उनकी किताबों में सबसे प्रमुख हैं द वॉन्डरिंग ऑफ अ स्पिरिचुअलिस्ट 1921 और हिस्ट्री ऑफ स्पिरिचुअलिज्म 1926। उनकी बायोग्राफी सन 1924 में पब्लिश हुई जिसका नाम था मेमोरीज एंड एडवेंचर्स। कॉनन डॉयल खुद एक बहुत ही लोकप्रिय और रोचक व्यक्तित्व के मालिक थे। हमेशा कुछ न कुछ नया करने में लगे रहते थे। वो एक अच्छे क्रिकेट प्लेयर के रूप में भी जाने जाते थे। कहा जाता है कि एमसीसी की तरफ से फर्स्ट क्लास का क्रिकेट मैच खेलते हुए एक बार उन्होंने क्रिकेट के पितामह WG ग्रेस का विकेट भी लिया था। और अब मैं आपको बताती हूँ कि सर कॉनन डॉयल जो अच्छे खासे अपनी डॉक्टरी की प्रैक्टिस में लगे हुए थे, उनको अचानक इस कैरेक्टर को गढ़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली। उनको ये प्रेरणा मिली अपने एक टीचर डॉक्टर जोसेफ बेल से। डॉक्टर जोसेफ बेल सर डॉयल के टीचर थे। डॉक्टरी पढ़ाते हुए किसी भी रोग का निदान वो रोगी के रूप रंग, उसके रहन सहन और उसके कपड़ों वगैरह से करते थे और अपने तर्कों से तुरंत ही रोग की जड़ को पकड़ लेते थे। और बारीकी से निरीक्षण की उनकी ये प्रक्रिया बिल्कुल उसी टाइम शुरू हो जाती थी जैसे ही कोई रोगी उनके कमरे में कदम रखता था। उनसे शिक्षा लेने के दौरान कॉनन डॉयल ने कई ऐसी घटनाएं देखी थी जिनसे डॉक्टर बेल की गजब की निरीक्षण शक्ति का पता चलता था। एक बार की बात है, एक बिल्कुल ही अनजान व्यक्ति डॉक्टर बेल के कमरे में आया। उन्होंने कुछ पल उसे देखा और फिर उसके बैठते ही उससे कहा, तुम पहले फौज में थे? जी हाँ जनाब, उस आदमी ने थोड़ा हैरानी से कहा। तुम्हें सैनिक सेवा से अभी कुछ दिन पहले ही अवकाश मिला है? जी हाँ। तुम गैर कमीशन्ड ऑफिसर थे? हाँ। लेकिन आपको कैसे पता? तुम्हारी नियुक्ति बारबाडोस में थी। अब तो रोगी की हैरानी की कोई सीमा ही नहीं थी। वो ये समझ नहीं पा रहा था कि ये अनजान डॉक्टर जिससे वो जिंदगी में पहली बार मिला है उसके बारे में आखिर इतना कैसे जानता है। उस समय वहां पर डॉक्टर बेल के कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद थे। डॉक्टर बेल ने मुस्कुराकर अपने स्टूडेंट्स की तरफ देखा और बोले, ये व्यक्ति एकदम सभ्य है, लेकिन यहाँ आने पर इसने अपना हैट नहीं उतारा। ये इस बात की निशानी है कि ये एक सैनिक है, क्योंकि सैनिक अपना हैट नहीं उतारते। अगर इसे सेना से अवकाश लिए काफ़ी समय हो गया होता तो इसे हैट उतारने की आदत पड़ चुकी होती। और दूसरी बात, इसकी चाल ढाल में ऑफिसरी झलकती है। और जहाँ तक बारबाडोस में नियुक्ति का सवाल है, इसका पैर फील पाँव नाम की बीमारी से पीड़ित है और ये बीमारी मुख्य रूप से वेस्ट इंडीज़ में होती है, ब्रिटेन में नहीं। बस जोसेफ बेल की इसी विलक्षण प्रतिभा से आर्थर कॉनन डॉयल बहुत ही प्रभावित हुए और इसीलिए अपनी कल्पनाओं का नायक भी उन्होंने उनको ही बनाया। जब सर डॉयल ने लिखना शुरू किया, उन दिनों में जो भी डॉक्टर बेल को जानने वाले लोग थे वो होम्स के रूप में बेल को फौरन पहचान लेते थे। डॉक्टर बेल के पास बैठ बैठ कर ही कॉनन डॉयल ने अपने इस कैरेक्टर को मांजा, तराशा और फिर परवान चढ़ाया। किसी भी व्यक्ति को सिर्फ देखकर उसके चरित्र के बारे में बहुत कुछ जान लेने की अद्भुत क्षमता डॉक्टर बेल में थी और ऐसा ही वो अपने स्टूडेंट्स से चाहते थे। इसके लिए वो बहुत बार एक खास एक्सपेरिमेंट किया करते थे। एक बीकर में कोई भी कड़वा लिक्विड भरकर उसका विश्लेषण किए बिना ही सूंघ कर, चख कर उसका स्वाद बताने के लिए वो स्टूडेंट्स को कहते, फिर उंगली उसमें डुबोकर चख भी लेते। अब विद्यार्थी बारी बारी से अपनी उंगली उसमें डुबोते और कड़वा मुंह बनाते। तब प्रोफेसर कहते, अगर तुमने मुझे ध्यान से देखा होता तो तुम्हें पता चल जाता कि मैंने बीकर में जो उंगली डुबोई थी वो थी मेरी पहली उंगली यानी तर्जनी, लेकिन मैंने मुंह में जिस उंगली को रखा वो थी मेरी बीच की उंगली। अगर तुमने इस बात को समझ लिया होता तो तुम्हें यूं कड़वा मुंह बनाने की नौबत ही नहीं आती। और इसी तरह के अलग अलग बहुत सारे उदाहरण कॉनन डॉयल ने जगह जगह पर शर्लॉक होम्स के माध्यम से भी पेश किए हैं। जरा एक उदाहरण देखिए।
शर्लॉक होम्स की दृष्टि विल्सन पर पड़ी। मुस्कुराते हुए उसने वॉटसन से कहा, इस आदमी ने कभी काफी शारीरिक परिश्रम किया है। ये सूंघनी सूंघता है, शायद बढ़ ही रहा है। चीन में काफी समय तक रहा है और अब लिखने का काम करता है। ये सुनकर विल्सन हैरानी से कुर्सी पर सीधा हो गया। उसकी उंगली कागज पर थी और आंखें आश्चर्य से शर्लॉक होम्स पर फैली हुई थीं। वो बोला, आपने ये कैसे जाना कि मैंने कभी कड़ा शारीरिक श्रम किया है? मैंने वाकई जहाज़ों पर बढ़ई का काम किया है। होम्स ने मुस्कुराकर कहा, आपके हाथों से जाना। आपका दायां हाथ बाएं हाथ से बड़ा है और उसकी मसल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। और सूंघनी और बढ़ई होने की बात आपको कैसे पता चली? वो इसलिए कि आपकी उंगली और अंगूठे के पोर हल्के पीले और दबे हुए हैं। आप मेहराबदार नोक वाला पिन छाती पर लगाते हैं। और लेखन की बात कैसे पता चली? वो इसलिए मिस्टर विल्सन कि आपकी कमीज की दाईं बाह के कफ एकदम साफ हैं, जबकि बाएं हाथ की कोहनी जो आप टिकाकर रखते होंगे हल्की सी धब्बे वाली है। ओह, समझा। लेकिन चीन वाली बात? आपकी दाहिनी कलाई पर एक मछली गुदी हुई है जो सिर्फ चीन में ही गोदी जाती है। अब देखा आपने, ये पूरा का पूरा प्रकरण पूरी तरह से डॉक्टर जोसेफ बेल से ही प्रेरित है। और यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। क्या आप बता सकते हैं कि ये वाला सीन होम्स की कौन सी कहानी से लिया गया है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब वापस आते हैं अपनी कहानी पर। शर्लॉक होम्स नाम का ये पतला लंबे कद का व्यक्तित्व इतना लोकप्रिय और विश्वसनीय हो गया कि लोग ये समझने लगे कि शर्लॉक होम्स नाम का ये जासूस असली है। और फिर बेकर स्ट्रीट लंदन के उसके पते पर उसके नाम से ढेरों चिट्ठियां आने लगीं। और ये सिलसिला आज तक भी जारी है। हालांकि अब लोग चिट्ठियां तो नहीं लिखते, लेकिन जब वो लंदन घूमने जाते हैं तो शर्लॉक होम्स के जो फैन हैं वो उसका घर देखने के लिए ज़रूर जाते हैं, जिसका पता है 221B बेकर स्ट्रीट। अपने करोड़ों अरबों चाहने वालों के लिए शर्लॉक होम्स आज भी जिंदा है और हमेशा रहेगा। अपराध कथाओं में जासूस चरित्रों के रूप में कई दूसरे पात्र भी काफ़ी लोकप्रिय हुए हैं, जैसे अगाथा क्रिस्टी के मूंछों वाले हरक्यूल पॉयरो और रेमंड शैंडलर के कम बोलने वाले फिलिप मार्लो। लेकिन किताबी कैरेक्टर से ऊपर उठकर इतने लंबे समय तक जिंदा रहने के मामले में बगियों में चलने वाले 160 फिल्मों, नाटकों और रेडियो और टीवी सीरियल्स के हीरो शर्लॉक होम्स का कोई सानी ना आज तक हुआ है ना होगा। ब्रिटेन में तो होम्स को इस तरह का सम्मान मिला हुआ है कि वहाँ की संसद के दोनों सदनों ने उसकी स्मृति में खास भोज भी आयोजित किए थे। दरअसल होम्स पहली बार अ स्टडी इन स्कारलेट में दिखाई दिया था। ये कहानी लंदन में बदले के लिए की गई एक हत्या के बारे में थी, जिसमें हत्या एक अमेरिकी धार्मिक संप्रदाय की गतिविधियों के कारण होती है। उस कहानी को उस टाइम पल्प फिक्शन माना गया था और डॉयल को उसके लिए सिर्फ 25 पाउंड मिले थे। होम्स और वॉटसन ने सही मायनों में लोगों के दिल तब जीते जब उसकी छोटी कहानियों का कलेक्शन प्रकाशित हुआ। सन 1930 में 71 साल की उम्र में जब सर डॉयल की मौत हुई तो उस समय के पूरे इतिहास में वो शायद सबसे ज़्यादा संपत्ति छोड़कर जाने वाले साहित्यकार थे। ये एक बड़ी ही व्यंग्य भरी बात थी, क्योंकि जब उन्होंने लिखना शुरू किया था तब उनकी पहली ही रचना पब्लिशर्स द्वारा रिजेक्ट कर दी गई थी। लेकिन तब भी डॉयल ने हिम्मत नहीं हारी थी। अपने छोटे से दवाखाने में दिन दिन भर मरीजों का इंतज़ार करते हुए इंग्लैंड के साउथ सी नाम के इलाके में वो लगातार बिना रुके अपने लेखन के काम में लगे रहे और आखिरकार एक दिन उनकी ये मेहनत रंग लाई, और ऐसा रंग लाई जो आज तक पूरी दुनिया पर चढ़ा हुआ है। और होम्स के बाद अब चलिए बात करते हैं एक दूसरे मशहूर जासूस की, जो आप सबका भी बहुत ही फेवरेट है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरक्यूल पॉयरो की। हरक्यूल पॉयरो को जन्म देने वाली थी अगाथा क्रिस्टी, जिनका जन्म हुआ था 15 सितंबर 1890 में इंग्लैंड की टॉर्के नाम की जगह पर। वो एक अपर मिडिल क्लास परिवार में पैदा हुई थी और बहुत छोटी उम्र में ही उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। वो 3 भाई बहनों में सबसे छोटी थीं। शुरुआत में उनकी पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं हो पाई, लेकिन बाद में वो पढ़ने के लिए पेरिस चले गईं। सन 1907-1908 के करीब वो इंग्लैंड वापस आईं और फिर वहीं पर रहने लगीं।
18 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली शॉर्ट स्टोरी लिखी। ये स्टोरी करीब 6000 शब्दों की थी। असल में पेरिस में रहते टाइम उन्हें क्राइम फिक्शन पढ़ने का शौक लग गया था और इसीलिए पढ़ाई पूरी करके आते ही वो अपने इस शौक को पूरा करने में जुट गईं। अपनी कहानी को उन्होंने छपवाने की कोई खास कोशिश नहीं की। इसके बाद उन्होंने अपना पहला नॉवल लिखा जिसका नाम था स्नो अपॉन द डेजर्ट। इसको लिखने में उन्हें काफ़ी लंबा टाइम लगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा टाइम लगा उसे छपवाने में। 6 पब्लिशर्स ने उसे देखकर छापने से मना कर दिया। इसके बाद बड़ी ही मुश्किल से किसी की सिफारिश के दम पर एक पब्लिशर ने उसे छापा, और वो भी इस शर्त के साथ कि वो उसे फ्री में एक और नॉवल लिख कर देंगी। इसी बीच 24 साल की उम्र में अगाथा की शादी आर्ची नाम के एक आदमी से हुई। आर्ची का सरनेम था क्रिस्टी। तो इस तरह से अगाथा बन गई अगाथा क्रिस्टी। इन दोनों की एक बेटी भी हुई जिसका नाम था रोजलिंड। लेकिन आर्ची का किसी और के साथ अफेयर था, तो दोनों की ये शादी ज़्यादा लंबे समय तक चली नहीं। जब आर्ची ने अगाथा को अपने इस अफेयर के बारे में खबर दी, उसके बाद अचानक रहस्यमय तरीके से अगाथा क्रिस्टी गायब हो गईं। इस बात पर खूब हो हल्ला भी बचा, क्योंकि तब तक वो काफ़ी फेमस हो चुकी थीं। चारों तरफ अफवाहें उड़ने लगीं और ज़ोर शोर से उनकी खोज की जाने लगी, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। फिर 10 दिन के बाद एक अनजान गुमनाम से होटल में वो मिलीं, जहाँ पर वो नाम बदल कर रह रही थीं। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ भी याद नहीं है, और डॉक्टरों ने भी इस बात की पुष्टि की कि शायद उनको भूलने की बीमारी है। लेकिन असल बात क्या है वो आज तक रहस्य ही बना हुआ है। अगाथा ने अपनी लेखनी से कई कैरेक्टर्स को जन्म दिया। इसमें सबसे पहला और सबसे मशहूर नाम है हरक्यूल पॉयरो। ये एक रिटायर्ड बेल्जियन पुलिस ऑफिसर है जो बाद में डिटेक्टिव बन जाता है। उसकी बड़ी बड़ी मूंछें हैं, सिर गंजा है और एक अंडे के जैसा है। यही कैरेक्टर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना रहा। इस कैरेक्टर को गढ़ने की प्रेरणा अगाथा को मिली थी पहले विश्व युद्ध के दौरान। उस समय जब जर्मनी ने बेल्जियम पर चढ़ाई कर दी थी, तब बेल्जियम से हज़ारों लोग इंग्लैंड में आकर बस गए थे। उस समय अगाथा क्रिस्टी युद्ध में बीमार और घायल हुए लोगों के लिए नर्स का काम करती थीं, वो भी बिना किसी वेतन के। वहाँ पर वो काफ़ी समय तक बेल्जियम से आए लोगों के संपर्क में रहीं, और उन्हीं में से एक व्यक्ति से प्रेरित होकर उन्होंने हरक्यूल पॉयरो के कैरेक्टर को गढ़ा। और उसे गढ़ने के बाद उनकी किताबें इतनी बिकीं जो अपने आप में बस एक इतिहास बनकर रह गईं। उनकी लिखी किताबें आज भी बेस्ट सेलर्स में ट्रेंड करती हैं, और एक रफ आंकड़े के हिसाब से उनकी किताबों की अब तक 4 बिलियन से भी ज़्यादा कॉपीज़ बिक चुकी हैं। उन्होंने अपने जीवन में कुल 66 क्राइम नॉवल लिखे और उन्हें क्वीन ऑफ क्राइम की उपाधि से भी नवाजा गया। हरक्यूल पॉयरो सीरीज़ का उनका पहला नॉवल था द मिस्टीरियस अफेयर एट स्टाइल्स। उनका दूसरा नॉवल था द सीक्रेट एडवर्सरी। इसमें जासूसों का एक जोड़ा था जिनके नाम थे टॉमी और टपेंस। मिस मार्पल उनकी एक और बहुत ही मशहूर जासूस थीं, जो कि वृद्ध अवस्था की एक महिला थीं और शारीरिक रूप से इतनी कमज़ोर थीं कि ठीक से चल फिर तक नहीं पाती थीं। लेकिन उनका दिमाग दुनिया जहान से तेज़ था, और अपने कमरे में बैठे बैठे ही वो मुश्किल केसों को सुलझा लिया करती थीं। इसके अलावा थोड़े कम चर्चित पात्रों में हैं हार्ले क्विन और पार्कर पाइन। इसके अलावा अरियाडनी ओलिवर भी हैं, जो 7 नॉवेल्स में दिखाई देती हैं, जिनमें से अधिकतर में वो पॉयरो की मदद करती नजर आती हैं। ये तो हुई उनके पात्रों की बात, और अब बात करते हैं उनकी किताबों के टाइटल्स यानी शीर्षक की बात। उनकी किताबों के टाइटल्स में हमेशा एक खास बात रही, और वो ये कि उनकी अधिकतर किताबों के नाम या तो परिकथाओं या बच्चों की नर्सरी राइम्स पर बेस्ड रहे, या फिर किसी न किसी साहित्यिक कृति से। बच्चों की कविताओं से उनकी जो किताबों के नाम लिए गए, उनमें से प्रमुख हैं एंड देन देयर वर नन, जिसे 10 लिटिल इंडियंस से लिया गया है, फिर 1 2 बकल माई शू, 5 लिटिल पिग्स, क्रूकेड हाउस, अ पॉकेट फुल ऑफ राय, हिकरी डिकरी डॉक और 3 ब्लाइंड माइस। इसके अलावा द मिरर क्रैक्ड फ्रॉम साइड टू साइड टेनिसन की द लेडी ऑफ शार्लट से प्रभावित है। द मूविंग फिंगर उमर खयाम की रुबायत के एडवर्ड फिट्जगेराल्ड के अनुवाद से प्रभावित है। द रोज एंड द यू ट्री टी.एस. एलियट की 4 क्वार्टेट से प्रभावित है। पोस्टर्न ऑफ फेट जेम्स एलॉय फ्लेकर की गेट्स ऑफ डमास्कस से।
एंडलेस नाइट विलियम ब्लेक की ऑगरीज ऑफ इनोसेंस से, एन और एम बुक ऑफ कॉमन प्रेयर से, और कम टेल मी हाउ यू लिव लुइस कैरोल की थ्रू द लुकिंग ग्लास से प्रेरित हैं। इसके अलावा सैड साइप्रस बाय द प्रिकिंग ऑफ माई थम्स, देयर इज अ टाइड एब्सेंट इन द स्प्रिंग और द माउस ट्रैप विलियम शेक्सपियर की कृतियों से प्रभावित हैं। ईविल अंडर द सन, द बर्डन और द पेल हॉर्स स्पष्ट रूप से बाइबल से प्रभावित हैं। क्रिस्टी का लिखने का जो स्टाइल था वो बहुत ही हैरान कर देने वाला होता था। पाठक और श्रोता अंत तक समझ ही नहीं पाते थे कि कहानी में कातिल कौन निकलेगा, और इस काम के लिए अगाथा क्रिस्टी एक खास टेक्निक का इस्तेमाल किया करती थी। वो हमेशा सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात पर देती थीं कि जो सबसे अप्रत्याशित चरित्र हो उसे अंत में दोषी बनाया जाए, यानी जिसके ऊपर लोगों का सबसे कम शक जाए उसी को आखिर में कातिल साबित होना चाहिए। एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वो अपनी किताबों को आखिरी चैप्टर तक लिख लेती हैं, फिर उसके बाद ये तय करती हैं कि उनमें से सबसे असंभावित संदिग्ध कौन है। फिर वो वापस से किताब को शुरू से शुरू करके उस खास इंसान को फ्रेम करने के लिए किताब में ज़रूरी बदलाव करती हैं, और बस यही कारण था कि उनकी किताब को पढ़ने वाला कोई भी इंसान इस बात का अंत तक पता लगाने में असमर्थ रहता था कि असली कातिल कौन है, और जब अंत में भेद खुलता था तो वो भौंचक्का रह जाता था। ऐसी किताबों में सबसे शानदार किताब जिसे माना जाता है वो है द मर्डर ऑफ रॉजर एक्रॉयड। ये पूरा नॉवल हमारे चैनल पर ऑलरेडी उपलब्ध है, और अगर आपने इसे अभी तक नहीं सुना है तो आज ही ज़रूर सुने। क्रिस्टी के पहले नॉवल द मिस्टीरियस अफेयर एट स्टाइल्स के साथ भी एक बहुत ही मज़ेदार कहानी जुड़ी हुई है। सन 1911 में भारत के हिल स्टेशन मसूरी में एक असली हत्या के मामले ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। 49 साल की एक महिला फ्रांसिस गार्नेट ऑर्मे अपने होटल के कमरे में मरी हुई पाई गई थी। उसे प्रूसिक एसिड से जहर दिया गया था पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार। उसके साथ उसकी एक सहेली थी, 36 साल की स्पिरिचुअलिस्ट ईवा माउंट स्टीफेंस। वो इस मामले की मुख्य संदिग्ध थी। इस केस ने अपने उतार चढ़ावों से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। अखबारों ने इस केस को मसूरी मर्डर ट्रायल या क्रिस्टल गेजिंग ट्रायल का नाम दिया था, और ये एक सार्वजनिक तमाशा बन गया था। इसे क्रिस्टल गेजिंग ट्रायल नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि स्टीफेंस द्वारा ऑरम की मौत की कथित भविष्यवाणी भी की गई थी, लेकिन अंत में काफ़ी लंबे समय तक खींचतान के बाद स्टीफेंस को बरी कर दिया गया, और ऑर्मे की मौत का असली कारण रहस्य की गहराइयों में डूबकर ही रह गया। अब ये जो असली केस हुआ था उसमें और क्रिस्टी के पहले उपन्यास के बीच जो समानताएं हैं उनको देखकर साफ तौर पर यह समझ में आता है कि उनका वो नॉवल इसी केस से प्रेरित था। द मिस्टीरियस अफेयर एट स्टाइल्स में एमिली इंगलथॉर्प नाम की एक अमीर औरत को जहर देकर मार दिया जाता है। ऑर्मे की ही तरह एमिली की लाश भी एक कमरे में मिलती है जो अंदर से बंद है, और जब जांच पड़ताल होती है तब ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि अपराधी एमिली की साथी एवलिन है, जिसने पैसों के लालच में उसे जहर दिया है। तो अब इतनी सारी समानताएं सिर्फ संयोग तो नहीं हो सकती। मसूरी में रहने वाले प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड ने भी अपने एक एसे में इस संबंध के बारे में लिखा है। बीबीसी की एक रिपोर्ट में भी इसका उल्लेख मिलता है। अब हो सकता है कि क्रिस्टी ने मसूरी हत्याकांड से ही प्रेरित होकर ये नॉवल लिखा हो, लेकिन उन दिनों ऐसा होने वाली ये कोई अकेली घटना नहीं थी। 19वीं सदी के भारत में इर्रेगुलर बिक्री के कारण जहर का काफ़ी प्रचलन था, खास तौर पर आर्सेनिक का। जहर के इसी व्यापक इस्तेमाल के कारण सन 1904 में भारतीय जहर अधिनियम भी लागू किया गया था। क्रिस्टी का ये नॉवल इंस्टेंट सक्सेस बन गया और पूरी दुनिया में उनके नाम के डंके बजने लगे। और इस नॉवल की सफलता के बाद सन 1924 में अगाथा क्रिस्टी और उनके पति आर्ची ने अपने घर का नाम बदलकर स्टाइल्स कर दिया। इस किताब की सफलता के बाद क्रिस्टी ने करीब हर साल एक नई किताब लिखी। अपने लेखन में उन्होंने कई ऐसी तरकीबें पेश की जिनका इस्तेमाल आने वाले समय में हजारों लेखकों ने अपने कामों में किया। उनकी कहानियों और नॉवेल्स के
दुनिया की करीब करीब हर भाषा में अनुवाद हुए, उन्हें नाटकों के रूप में पेश किया गया और उनके ऊपर अनगिनत फिल्में और टीवी सीरियल्स भी बने। हमारे बॉलीवुड की भी 3 फिल्में अगाथा क्रिस्टी की कहानियों से प्रेरित होकर बन चुकी हैं। क्या आप उन तीनों के नाम जानते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। अपने पहले पति आर्ची से जब उनका तलाक हो गया, उसके कुछ साल बाद उन्होंने दूसरी शादी की, एक प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट मैक्स मैलोवन से। 12 जनवरी 1976 को 85 वर्ष की आयु में अगाथा क्रिस्टी का निधन हुआ। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके लिखे किरदार आज भी हमारे दिलों में जीवित हैं और हमेशा रहेंगे।